क्यों कोई एफडी में पैसे डाले? लोग बोलते हैं 12-14% बढ़ता है मार्केट, तो मैं बढ़िया वहाँ पैसे कमाऊँ ना। इंडिया इज अ वेरी फॉरगिविंग कंट्री। हर 8-10 साल में ये भूल जाते हैं, एक रिसेशन आता है। व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट टाइम, देन सम ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स विल हेल्प यू। द अर्लियर यू बिल्ड अ इमरजेंसी फंड इन योर करियर, द इजियर इट इज फॉर यू। वरना उसके बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फैमिली, शादी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इतने खर्चे आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता। हाँ। कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो यंग इन्वेस्टर करते हैं? आप कब एंटर कर रहे हो और कब एग्जिट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में मत डालो कि जहां से आप निकाल लोगे और बाद में रिग्रेट करोगे कि अगर ये मैं कुछ और लंबे समय तक रखता तो इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिटर्न्स देते हैं। सो पेशेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वो बोलते हैं ना कि देयर आर 7 वंडर्स, 8th वंडर इज कंपाउंडिंग। ऐसे तो मैं पैसे थोड़ा डुबा दूंगा, मतलब मेरे पैसे में ग्रोथ नहीं होगी। जो लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं 5 से 6% रिटर्न मिलता है मैक्सिमम लोगों को, एंड आप 9% कैसे दे देते हो? बैंक बंद हो जाता है कोई, तो फिर कैसे पैसे मिलेंगे? इंडिया में एफडी पर सिर्फ 5 to 6% रिटर्न मिलते हैं, और ये बात हमारे आज के गेस्ट को थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है, क्योंकि उनका मानना है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी से इंडियंस को फिक्स डिपॉजिट पर 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल सकता है। लेकिन क्या ये बात आपको पता थी? एंड ऐसी पता नहीं कितनी बातें हैं जो फिक्स डिपॉजिट के अराउंड है और वो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए पॉडकास्ट शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई एक लिंक को क्लिक करें एंड एक क्विज लें, ताकि उस क्विज में आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें एंड मिथ्स आपको आज तक पता ही नहीं है, एंड उसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हो जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है। हमारे आज के गेस्ट ने इंडिया के टॉप फाउंडर्स जैसे फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और स्विगी के फाउंडर श्री हर्षा जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, उनकी ग्रोथ जर्नी में एक हिस्सा रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी से सीख के इन्होंने वो सब छोड़ा एंड अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, स्टेबल मनी। तो हमने उनसे सीखने की कोशिश करी कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे एक स्टार्टअप ग्रो हो सकता है, जिससे फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, सेविंग्स की। ऐसा क्यों है और कैसे आप, मैं, हर इंडियन फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं एंड अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो एंजॉय द शो। सौरभ जैन, को फाउंडर ऑफ स्टेबल मनी। तो मुझे तो 10th क्लास में टीचर आई और 10th क्लास तक आप बेकार बच्चे थे। बेकार मतलब एवरेज कैसे थे? हाउ वर यू? No, I was average. My mom always had that ambition कि you have to, but I was never the topper. I was always average. Like everywhere. 60-70 type? No, I was 80%, but तब वहाँ पर भी 80% was average. Okay. So school में I was average, with sports I was average. So if you remove me out of the equation in any situation except my family, nobody would notice. Oh, unnoticed, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Same kid. So 2 average unnoticed kids are talking today. Brilliant. तो फिर वहाँ से ऐसा क्या हुआ 10th क्लास में कि आप एकदम एवरेज अननोटिस किड थे, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक ऑल ऑफ अस। वहाँ से यू चेंज्ड। फिर कॉलेज आपने एकदम फोड़ दिया, IIT बॉम्बे ही मार दिया। लाइक इन 2 years आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, IIT बॉम्बे मिला। फिर उसके बाद you went to Switzerland, one of the most difficult countries to go and get in and work, right? बहुत difficult opportunity होती है, पैसे बहुत मिलते हैं। That is second. फिर उसके बाद you worked with Swiggy and then Navi, like Sachin Bansal and Sri Harsha, and then उसके बाद you started your own startup, raised money from Lightspeed and Matrix. मतलब सारी चीज़ें टॉप कर ली दुनिया में। Right? It's top 0.1% of the people get this kind of achievement जो आपने अचीव करे। ऐसा क्या हुआ 10th में? So 10th में her name is Miss Aswalikar, so we call her Aswalikar ma'am. तब टीचर ने मुझे एक दिन बुलाया उनके घर और समझाया कि देखो ऐसे ऐसा है, और जो आपके सारे दोस्त हैं उनकी फैमिलीज ऐसी ऐसी है, जिनके साथ आप खेलते हो पढ़ते हो उनकी फैमिलीज ऐसी ऐसी है, और तुम्हारा ये सिचुएशन है, डैड का ये सिचुएशन है। तो वरना तब तक तो पता ही नहीं था कि क्या सैलरीज है, क्या करते हैं पापा रोज जाते हैं ऑफिस, वापस आते हैं, आप आपकी पढ़ाई करो, पापा आने के बाद टीवी बंद होना चाहिए। सिंपल रूल्स थे फैमिली में। और उन्होंने बोला कि आई थिंक द ओनली वे यू कैन, आप कुछ बड़ा कर सकते हो खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए जब आप पढ़ोगे। तो 10th में स्टेट बोर्ड था मेरा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और वहाँ पर आई केम टॉपर
ऑन 10th बोर्ड, Nice. और पूरा स्कूल शॉक्ड. सो जब स्कूल में रिजल्ट्स के नेक्स्ट दिन बुला के सेलिब्रेट करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, तब उन्होंने बुलाया और सब लोग बोल रहे कि ये कौन है. और वहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हुई. मैंने पहली बार देखा खुद को किसी स्टेज पे, पेरेंट्स ने देखा थोड़ा सक्सेस, और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा मेहनत करना शुरू हुआ. 11th 12th उतनी ही मेहनत की. IIT बॉम्बे में गया, फिर वहाँ पर वही स्ट्रगल. जब आप IIT बॉम्बे पहुँचते हो तब तुरंत जो भी थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड बना था कि अब मैं औरंगाबाद में बहुत अच्छा हूँ, वो ब्रेक हो गया. बिकॉज फॉरगेट IIT बॉम्बे में मेरे रूममेट के साथ भी आई एम नॉट द बेस्ट बिटवीन टू, राइट. इतना अमेजिंग टैलेंट है. You said स्कूल में एक बार थोड़ा सा सक्सेस मिलने लगता है, फिर आपको और करना होता है. राइट. वो सक्सेस से होता है कि अप्रिसिएशन से होता है? क्योंकि द फीलिंग इज कि जैसे आज तक मैं नोटिस था, अब मुझे ना कुछ करने की तारीफ हो रही, लोग नोटिस करने लग गए, तो दैट तारीफ, दैट लिटिल सेंस ऑफ एडमिरेशन, वो आपको खुश करता है कि यार ये तो और चाहिए. नहीं, आई थिंक यू आर राइट. इफ यू थिंक बैक तो अप्रिसिएशन से ज़्यादा होता है. बिकॉज लोग आपको जानते नहीं और सडनली लोग अभी आपको जानते हैं. लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, पहले कोई बात नहीं करता था, तो वो देख के लगता है कि ऐसा और चाहिए, और ऐसा और करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ, तो आप पहुंच गए एकदम टॉप ऑफ द टॉप पे. अब वहाँ आप बोल रहे हो कि अब आप वहाँ पे एवरेज अगेन बन गए. राइट. बट सारे एवरेज, एटलीस्ट ये तो एक सुपीरियोरिटी रहती है, कंट्री से तुम आगे ही है. राइट. दैट्स देयर कि नहीं, वो भी खत्म हो जाता है. वो आपको नहीं दिखता बिकॉज आप 4 साल अंदर रहते हो, आप उन लोगों के बीच में रहते हो, तो आप जिन लोगों के साथ हो दैट डिफाइंस. और अगर आप वहाँ पर एवरेज हो तो फिर बाहर दुनिया क्या सोचती है. जब आप समर्स में 1 महीना घर आते हो और लोगों को अच्छा लगता है, वो अलग है. बट जब आप 11 महीने कॉलेज में रहते हो तब आपको हमेशा एवरेज लगता है. और मुझे लगता है कि वो होना चाहिए. आप कभी ये सोचते होगा कि आपके स्कूल के या आपके कॉलेज के या फिर आपके साथ वाले लोग जो टॉपर्स थे, मोस्ट ऑफ दोज टॉपर्स आर नॉट सीन नाउ, राइट. व्हाई? एंड द रीजन दैट आई फील कि अगर आप टॉपर हो तो आपके लिए कोई ड्राइव नहीं है. और अगर आप टॉपर हो, जैसे हमारे कॉलेज के जो टॉपर्स थे, दे गॉट बेस्ट जॉब्स IIT बॉम्बे से, हाई पेइंग जॉब, US की जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट. और आप उस रेस में लग गए कि यार अब मैं जॉब करूंगा, अब मैं बिजी रहूंगा, अब यही काम मुझे बहुत अच्छे से करना है, और उसमें आप बिजी रह गए, आप मीटिंग्स में बिजी रह गए. बट जो लोग एवरेज रहे या जिनको एवरेज जॉब्स लगी बट उनमें ड्राइव है, हंगर है, वो लोग बाहर आज भी देख रहे हैं कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, आज मैं और क्या कर सकता हूँ. तो वो जो लर्निंग कैपेबिलिटी है फॉर द नॉट टॉप पीपल, थोड़ा नीचे वाले लोगों में, वो हमेशा रहती है. एंड दैट मेक्स देम इन लॉन्गर टर्म वेरी गुड. तो फिर उसके बाद आपने बहुत आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर, इंडिया के वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया. हिज नेम इज सचिन बंसल ऑफ फ्लिपकार्ट. Right, and now Navi, and now I don't know 500 angel investments which you've done. So the Sachin Bansal, उनकी वजह से let me put out one thing very clearly, okay? And lot of people maybe know this or not know this, but I've not heard many people talk about it. ये internal silos में होती है, public में बात करनी चाहिए. सचिन बंसल ने उम्मीद दी है इंडिया के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को कि तुम स्टार्टअप बना सकते हो, तुम एक बड़े जाइंट से लड़ सकते हो, एटलीस्ट उसके सामने खड़े हो सकते हो, और भले गुड बैड अगली कुछ भी, तुम एक एग्जिट ले सकते हो जिससे सबकी वेल्थ क्रिएट होगी. तुम्हारा मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में अगर स्टार्टअप बनता है तो ऐसा नहीं किसी को एग्जिट नहीं मिलता. राइट. हाउ इज इट टू वर्क लाइक विद सचिन बंसल ऑफ फ्लिपकार्ट? ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक जस्ट वन इवनिंग मुझे कॉल आया सचिन के HR टीम से, सेइंग कि और संडे था, संडे शाम की बात थी, कि मैं कल नेक्स्ट डे स्विगी में जाके क्या काम करना है वो सब प्रिपेयर कर रहा था. एंड उन्होंने बोला कि सचिन चीफ ऑफ स्टाफ देख रहे हैं और हमने आपका प्रोफाइल देखा है, और सचिन की 3 ही कंडीशन थी कि कोई अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, किसी ने चीफ ऑफ स्टाफ वाला रोल कभी किया होना चाहिए, और कोई एक्स फाउंडर होना चाहिए. अगर ये 3 मीट करते हैं दैट फिट्स द क्राइटेरिया टू इंटरव्यू. और बहुत लकीली वो तीनों चीज़ें मेरे पास थी. क्या पूछा उन्होंने इंटरव्यू में? उन्होंने इंटरव्यू में मुझे एक केस स्टडी पूछा कि अगर ओला को साउथ अफ्रीका में लॉन्च करना है तो कैसे करें. बस मैंने पूछा, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं, बस ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब तुम पूछो तुमको क्या पूछना है. और वहाँ से फिर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन किया कि क्या क्या देखना चाहिए, क्या देखना नहीं चाहिए, पहले क्या है, क्यों जाना चाहते हैं साउथ अफ्रीका, दिस दैट ये वो. बस वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था.
एंड उन्होंने स्टार्टअप के बारे में पूछा कि आपने क्या किया, क्या गलतियाँ की. आई थिंक सचिन का सबसे बड़ा टैलेंट ये है, अब वो एक्सपीरियंस से आया है या नहीं पता नहीं, इज आइडेंटिफाइंग द राइट टैलेंट. इज आई डोंट थिंक सचिन के अलावा कोई कर पाएगा. ई-कार्ट नाम की कंपनी है फ्लिपकार्ट में, जो बहुत बड़ी कंपनी है. वो जब सचिन थे फ्लिपकार्ट में, तब उनके अंडर एक इंटर्न था, उसने शुरू किया था वो आइडिया, विच नाउ बिकेम बिग कंपनी आउट ऑफ दैट. और ऐसे सचिन ने बहुत बेट्स लिए मुझ पे, एम्प्लॉयज़ पे, फ्लिपकार्ट में, नावी में. सो जब उन्होंने मुझे बोला कि सौरभ, यू गो एंड बिकम द यंगेस्ट CEO ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, and go and talk to SEBI, go and be part of all the mutual fund CEOs. जब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसमें, तब उन्होंने मुझे बोला कि यार सौरभ, मे बी दैट इज़ द ओनली थिंग जो काम करेगी. बिकॉज अगर मैं वो लोग लाऊं जो लोग ये करते हैं या कर चुके हैं, तब वो लोग वही करेंगे जो लोग करते हैं, राइट? नया कौन सोचेगा? सो आई वॉन्ट हर चीज़ में नए लोग होने चाहिए. हाँ, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए, आपको समझना है कि रेगुलेशंस कैसे काम करते हैं, बाकी लोग कैसे काम करते हैं. आप उसके लिए टीम बनाओ या कंसल्टेंट्स लो जो हेल्प करेंगे आपको, बट स्टार्ट फ्रेश. और दैट इज़ द ओनली रीज़न नावी म्यूचुअल फंड जब हमने शुरू किया, वी बिल्ट अ टीम ऑफ ओनली 14 मेंबर्स. एक म्यूचुअल फंड सिर्फ 14 लोगों से काम कर रहा है, जहाँ पर आज भी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेंथ होगी 400-500 लोग. हम पहले वो म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने इंडिया का सबसे लोएस्ट कॉस्ट इंडेक्स फंड लॉन्च किया. हम पहले वो म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने वैनगार्ड, जो यूएस का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसको इंडिया में पहली बार लेके आए. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. हमने जब शुरू किया हम 200 करोड़ थे. आई थिंक आज म्यूचुअल फंड, नावी म्यूचुअल फंड कुछ 8-9 हज़ार करोड़ होगा. एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सम स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल बेट्स जो सचिन ने लिए हैं. और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं नावी में, फ्लिपकार्ट में, विच चेंजेस द थिंग. टेल मी, COS क्या होता है? चीफ ऑफ स्टाफ क्या पोजीशन होती है? क्यों ये फाउंडर से क्लोज होती है और क्यों उसके पीछे इतना हाइप है कि यार ये वाली पोजीशन मिल गई तो अब ये बहुत डिजायरेबल पोजीशन बन चुकी है? चीफ ऑफ स्टाफ आई थिंक पहले 4-5 साल पहले तक तो था ही नहीं. हाँ. ये तो थोड़ा सा हमने वो हाउस ऑफ कार्ड्स और वो सब देखा है, तो पोजीशन थोड़ी हाउस ऑफ कार्ड्स फैन. तो वहाँ से हमको मिला है, बट ये रोल उससे काफ़ी अलग है. आई थिंक चीफ ऑफ स्टाफ रोल आप जिसके साथ काम कर रहे हो उस हिसाब से अलग अलग है. राज का चीफ ऑफ स्टाफ बहुत अलग काम करेगा जिससे सौरभ का चीफ ऑफ स्टाफ काम करेगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है. जब मैंने स्विगी में चीफ ऑफ स्टाफ वाला रोल किया था, माय रोल वाज टू ड्राइव न्यूअर प्रोजेक्ट्स जो CEO थे स्विगी के वांटेड टू ड्राइव, बट देयर वाज नो टीम टू ड्राइव दैट. जब मैंने सचिन के साथ चीफ ऑफ स्टाफ वाला काम किया था, सचिन चीफ ऑफ स्टाफ वाज कैसे हम डिसीजन मेकिंग को अनब्लॉक करें. सचिन डजंट वांट टू बी द ब्लॉकर, कि कोई भी डिसीजन इसके वजह से डिले नहीं होना चाहिए कि सचिन ने वो डिसीजन नहीं लिया. और वो मेरा काम था कि हाउ डू आई कीप अनब्लॉकिंग द डिसीजन मेकिंग विद इन द नावी सिस्टम. कि जहाँ पर अगर 2 ऑर्गेनाइजेशंस या 2 फंक्शंस के बीच में डिसीजन मेकिंग होना है, वहाँ पे सचिन की होने की ज़रूरत नहीं है. हाउ वी कैन कीप अनब्लॉकिंग दैट. सो हर एक का अलग अलग मोटिव होता है. आई थिंक मेरा मोटिव ये है कि आई वॉन्ट एक्सटेंडेड बैंडविड्थ फॉर मी, कि ज़्यादा टाइम मिले. जो डे टू डे वाली चीज़ें, जो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड चीज़ें, वो चीफ ऑफ स्टाफ ले कॉल, बिकॉज चीफ ऑफ स्टाफ आपके साथ इतना क्लोजली काम करता है दैट ही नोज कि फाउंडर कैसे काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि वो बार बार आपको रेप्लिकेट करने के लिए आपको हर जगह होने की जरूरत नहीं है. आपका चीफ ऑफ स्टाफ होके वो कर सकता है. डू यू थिंक हर फाउंडर को एक चीफ ऑफ स्टाफ रखना चाहिए? आई डेफिनेटली थिंक सो. व्हाट स्टेज? मुझे लगता है कि जितना जल्दी करो उतना अच्छा है, बिकॉज स्टार्टअप की जर्नी में आपको नहीं पता है कि कब डाउन साइड आएगा, कब डिफिकल्ट टाइम आएगा, and you want somebody to stand by you, give you the advice, and so that you don't make the wrong decisions, right? और उस टाइम पे अगर आप स्टार्टिंग से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपका को-फाउंडर बहुत अच्छा होना चाहिए, द पर्सन दैट यू ट्रस्ट. बट आफ्टर दैट यू नीड टू हैव अ चीफ ऑफ स्टाफ. और अगर आपके पास को-फाउंडर नहीं है, यू आर अ सोल फाउंडर, तब तो डेफिनेटली चीफ ऑफ स्टाफ होना चाहिए. दैट्स योर एक्सटेंडेड आर्म. When you are not there, you still know the company is running well. I usually call this चीफ ऑफ स्टाफ तो एक फैंसी टर्म है. हाँ. बट अगर आप सालों से बचपन से बिजनेस देखते हो, लाला कंपनीज भी देखते हो, तो राइट हैंड मैन होता था. हाँ. राइट, चीफ ऑफ स्टाफ इज टेक्निकली दैट.
कि पहले उसको राइट हैंड पर्सन बोलते थे कि ये मेरा वो देखता है. बहुत पुराने ज़माने मुनीम जी होते थे जो सारे जो पूरा बिजनेस समझते बी द मेन थिंग, बट वो सारे डिसीजन लेते थे इसलिए. देन वो राइट हैंड पर्सन हुआ जो डे टू डे ऑपरेशन देखता था. वो कुछ फाउंडर तक या CEO तक चीज़ें पहुँच नहीं पाता. सबसे लॉयल, ट्रस्टेड एंड अक्यूट पर्सन, राइट. फिर उसके बाद US में बड़ी बड़ी कंपनीज में ये, बिकॉज जिनकी लास्ट CEOs होते हैं उनमें ये पोजीशंस बनने लग गई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की, राइट. कि वो असिस्टेंट्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स यूज्ड टू बी क्लोजर. 3-4 साल में वो सीधे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से बिजनेस हेड, CEO, कोई कंट्री हेड की दूसरी जगह कहीं पे लीड कर रहे हैं. दैट यूज्ड टू बी द पोजीशन. देन वहाँ से वे फाउंडर्स ऑफिस पोजीशन बनी और अब ये COS की तरफ जा रही है. सो एट द एंड ऑफ द डे आइडिया सिंपल ही है कि राइट हैंड तुम्हारे पास एक पर्सन होना चाहिए जिससे डे 1 पे तुम उसके कमिटमेंट लेवल पे भी बहुत भरोसा करते हो और कॉम्पिटेंट लेवल पे भी भरोसा करते हो. ऐसा कोई जो आपको रेप्लिकेट करे 10 जगह, बिकॉज आप 10 जगह हो नहीं सकते और आप कुछ चीज़ों पे ही फोकस करोगे तो बाकी चीज़ों को कौन रेप्लिकेट करेगा? हु इज शैडो ऑफ राज इन द कंपनी? गॉट इट. आपने बोला कि सचिन बंसल को 1% लोग प्यार करते हैं. मैं उन 1% में से हूँ. क्यों 99% लोग प्यार नहीं करते? एंड यू सेड कि डिफ़िकल्ट है उनके साथ काम करना. तो कोई इंसिडेंट बताओ जहाँ पे आपको लगा कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इस इंसान का वर्क एथिक लेवल मैं मैच ही नहीं कर सकता. कहाँ पर ऐसा हुआ? कोई एग्जाम्पल देखा, किसी एम्प्लॉय के साथ देखा, खुद के साथ देखा? व्हाट हैपेंड? आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. सो बहुत लोग फैसिनेट हो जाते हैं या ओवरवेल्म हो जाते हैं व्हेन दे सी सचिन और व्हेन दे टॉक टू सचिन फॉर द फर्स्ट टाइम और इनिशियल डेज में. और मुझे याद है हम ऐसे ही किसी एक मीटिंग रूम में बैठे थे एंड सचिन डजंट लाइक पीपल प्रेजिंग हिम. Absolutely, he doesn't like. He said, you call spade a spade, right? And you don't have to do praising, right? Or sugarcoating just to impress me. Because he'll understand bullshit very fast. और ऐसी किसी मीटिंग में somebody was constantly saying कि सचिन आपने ये जो बताया था, it was a great idea और हमने वो implement किया and it worked very well. सचिन आपने ये जो किया उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ, हमने ये किया. And he stopped the meeting and he said कि यार stop doing such things. I understand तुम ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, so please I don't like this, never do that. And it was such an uncomfortable situation for that person and everybody in the room because now they understand. So ऐसा नहीं है कि he will let go of that difficult situation कि चलो थोड़ा uncomfortable है तो मैं let go करता हूँ, I'll do it later separately. He'll make it clear to everybody on their face in an open forum कि यार ऐसे मत करो. And I think what I've understood out of him is he doesn't want to spend time to build that culture individually with people. He would do it maybe so many times openly that people understands. And उसके बाद even if I had to do this कि सचिन you are such a great person, you are such a visionary और आपने ये सोचा और ये किया, I have never done that in the past after that. So I think that some of these things make it a little difficult to work with him because you never know what will come your way. Most of the time. और थोड़ा सा हमने कल्चर में देखा भी है बाकी कॉर्पोरेट्स में that praising boss is a common thing. You do it unknowingly. But it's very very different here. So आपने पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था और वो फेल हो गया. क्या किस बारे में था वो स्टार्टअप? Our startup was in agri-tech and हम फार्मर से so we realize कि आपका जो एग्री सप्लाई चेन है वो काफ़ी ब्रोकन है. जो 2 kgs का टोमेटो होता है वो मार्केट में आने तक 40 रुपये होता है एंड देर आर लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज बिकॉज ऑफ एफिशिएंसीज आर नॉट देयर. सो हमने स्टार्टअप किया था वेयर वी यूज्ड टू प्रोक्योर फ्रॉम फार्मर्स फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड डिलीवर इट टू द रेस्टोरेंट्स बिकॉज हम वॉल्यूम पे फोकस कर रहे थे. दैट वाज आवर स्टार्टअप एंड द नेम वाज ट्रूस व्हिच वाज ट्रू प्राइज for the startup. We did that for a couple of years, pivoted in between, made a bunch of mistakes as part of as being the first time founders, and raised some capital. But eventually, when we realized that it's not working out because of the flawed in we as a founder or as a team or the problem statement that we are solving. एक single problem बताओ कि क्यों fail हुआ startup as a founder? As a founder, I think we didn't hire the right team. और हम टीम की बहुत बार बात करते हैं because we were so frugal and so much optimizing for the cost that we didn't hire the employees for scale. And I'll give you one example.
वी हायर्ड समबडी फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आज हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें वेस्टेजेस को कम करना है इन वेयर हाउस, राइट. तो हमने उस बंदे को हायर किया जो वेस्टेजेस को कम कर सकता है, हु हैज़ डन दिस एज द सेम पर्सन इन सम ऑफ द अदर वेयर हाउसेस. बट जब वो एक वेयर हाउस 10 वेयर हाउसेज हुए, जब उस एक वेयर हाउस में फ्रूट्स के साथ अब वेजिटेबल्स भी आने लगे, and the complexity of that problem statement started going up, that person couldn't scale. और जब वो scale नहीं कर पाया, what we did immediately is realizing, rather than realizing that as a problem, we got into that problem statement and tried to solve it our way and involved ourselves. और जब आप इतने granular हो जाते हो किसी problem statement को solve करने के लिए, then as a founder जो आपका responsibility है, you have to see the larger picture. You know, British military की approach पता है team building की? नहीं. They have a good formula. Okay, so with this 2, 3, 8, 30. Oh, okay. I never knew this. तो जब भी कोई नया आइडिया है, 2 लोगों को उस आइडिया पे लगाओ टेस्ट करने के लिए. जब वो प्रूव हो जाए 3 लोगों को लगाओ. जब वो आइडिया अप एंड रनिंग हो जाए तब 8 लोगों को लगाओ उसको चलने के लिए. और जब वो प्रॉपर एक्चुअली बिजनेस बन जाए तब 30 लोगों को लगाओ एंड देन द स्केल फॉलोज. Oh, this is amazing. एंड 2, 3, 8, 30. तो कुछ भी नया प्रोजेक्ट करना होता है ऐसे करो, क्योंकि 2 लोगों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओके आइडिया 2 लोग, एक डेविल्स एडवोकेट बनेगा और एक एक्चुअली ऑप्टिमिस्ट होगा, तो उन दोनों की तरफ से आइडिया प्रूव हो जाएगा और फास्ट भी चलेगा बिकॉज बहुत लोग नहीं है. यस, फिर वो प्रूफ जब हो जाएगा तब 3 लोग और जाके काम करने लगेंगे, क्योंकि 2 तो सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, एक्चुअल काम कौन करेगा, वो 3 करेंगे. जब ये 3 हो जाए फिर 8 लोगों को इंडिविजुअली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो कि 8 अलग अलग फंक्शंस चलाएं. वो कि एक फाइनेंस देख रहा है, एक ग्रोथ देख रहा है, एक हायरिंग देखेगा, एक मार्केटिंग देख लेगा, एक सेल्स देख लेगा, मल्टीपल चीज़ें, राइट. सो 8 पीपल विल डू इट एंड देन यहाँ तुम्हें पता चलेगा कि बिजनेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है. क्योंकि और जैसे ही आप बन गया अप एंड रनिंग, नाउ यू नीड 30 पीपल टू डू इट. और वो 30 लोग आपकी बहुत बड़ी कंपनी बना देंगे. मे बी आपको 30 से 100 लोग चाहिए या 30 ही चाहिए या 60 चाहिए, that they will figure out. Yes. Oh, it's a great thing. I'll try and do this. It's a British military approach to I'll try and do this building. One example of a project and report back to you कि how it worked. Failed startup के बाद you worked in Swiggy as well. Yes. Give me top 3 insights जो आपको इंडिया के बारे में पता चले after working in these 2 large organizations. I think एक मुझे पता चला कि tier 2, 3 cities जो हम टॉप 6, 7 cities, 10 cities को हटा के जो देखते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, विच हमको लगता है कि पैसा सिर्फ बड़े सिटीज़ में है बिकॉज यहीं पर खर्च हो रहा है. आई थिंक इनके पास बहुत पैसा है. इनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे बिकॉज इनके सिविल स्कोर नहीं है, इन्होंने लोन्स नहीं लिए, बट दे गो इंटरनेशनल, दे यूज़ फ्लाइट्स, they use Ola, Swiggy, Uber, all of those things. So paisa is a lot of these things. They have a capital. Second is हम ये बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. बट आई थिंक वन थिंग आई रियलाइज कि इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी फॉरगिविंग कंट्री, राइट. पीपल आर वेरी फॉरगिविंग. सो अगर आप 1-2 मिस्टेक्स करो, आई थिंक दे विल बी ओके टू फॉरगिव. एंड इट्स वेरी एक्चुअली ईजी टू बिल्ड ट्रस्ट विद पीपल व्हेन यू गो ओपनली एंड टॉक अबाउट इट. तो इसीलिए भी आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड आवर बिजनेस, या स्विगी और नावी में भी जब हम गए लोगों के पास, आई थिंक पीपल ट्रस्टेड अस वेरी क्विकली कि हाँ ठीक है, आई वॉन्ट टू ट्राई, इट्स ओके टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. सो आई थिंक ट्रस्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड. एंड थर्ड थिंग इज, मुझे लगता है कि इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट, डोंट स्टार्ट विथ एजुकेटिंग पीपल. आई थिंक एजुकेशन अगर आप करने जाओ तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड पीपल डोंट लर्न एज पार्ट ऑफ एजुकेशन बिकॉज इंडिया में पेशेंस कम है. तो लोग, अगर आप एजुकेशन वाले जर्नी में जाओगे, अनलेस इट्स मैंडेटरी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी अगर आप उनको कोर्स करवाओ जिसका उनको रियल आउटकम नहीं पता है, दे विल ड्रॉप इन बिटवीन. तो ये एग्जांपल म्यूचुअल फंड से आया. वन अप्रोच वॉज कि जिन्होंने कभी म्यूचुअल फंड नहीं किया, पहले उनको म्यूचुअल फंड बारे में सिखाओ एंड देन गेट इन. बट वॉट इज़ हैपनिंग इन इंडिया इज़, लोग म्यूचुअल फंड ट्राई कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने सुना है, देखा है, समझा है, जो भी थोड़ा बहुत. दे आर ट्राइंग, making mistakes and learning out of that. That's the best way. So make them try the product rather than educating them from day one. और एक एग्जाम्पल बताता हूँ. हमने जब नावी का फर्स्ट फंड लॉन्च किया, हम एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड में, NFO, न्यू फंड ऑफरिंग. 14 दिन पहले वो खुलता है, फिर आप उसमें अप्लाई करो, फिर आपको NFO यूनिट्स मिलेंगे.
लोगों ने किया और पहले दिन बेच दिया। एंड आई वाज शॉक कि लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। और जब मैंने उनसे बात की तब उन्होंने बोला कि सर पहले दिन गेन्स होते इसलिए हमने बेच दिया। एंड दे कन्फ्यूज NFO विद IPO। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट पीपल हैड। एंड वी रियलाइज कि अगर मैं पहले उनको समझाता कि NFO ये होता है, IPO ये होता है, तो वो कभी ट्राई नहीं करते हैं, राइट। बट बिकॉज नाउ दे हैव ट्राइड, it's easy to tell them that what is right, what is wrong, and now they will improve on that and keep improvising, keep getting better. So I don't think, and this is my personal experience, and people will have different point of views, ki don't spend too much time educating people. Create something for them in a very small sachet format, let them try. And that's why we talk so many cases of FMCG जहाँ पे ₹1 का sachet, 50 पैसे का chocolate works beautifully well. कि आपको कैडबरी के शॉट्स ₹2 में मिल जाएंगे, डोंट बाय द फुल कैडबरी फर्स्ट। शैम्पू के सैशेस मिल जाएंगे, ₹10 में म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, ₹10 में गोल्ड मिल जाएगा, ₹100 में FD मिल जाएगी। आप उनको ट्राई करो एंड देन इट्स नाउ बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू मी, नाउ यू हैव स्किन इन द गेम, इट्स ईजी कि दोज पीपल विल जो आपकी बात सुनेंगे। सो आई थिंक दीज आर द 3 learnings दैट आई हैड, दैट डोंट स्पेंड एजुकेट करने में लोगों को इतना टाइम, पहले उनको ट्राई करने दो फिर एजुकेट करो। आई थिंक पीपल आर, इंडिया में बहुत लोग बहुत जल्दी आपको ट्रस्ट करते हैं और इंडिया में बहुत पैसा है। एज यू गो डाउन द सिटी देयर इज अ वेरी लार्ज मार्केट, बट उनको आप देख के नहीं बता पाओगे कि इनके पास बहुत पैसा है। आई वाज रीडिंग अ स्टैट अबाउट सबसे ज़्यादा लग्जरी शॉपिंग्स इंडिया में कहाँ होती है। तो सारी लग्जरी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने बताया तो उनकी टॉप 3 सिटीज़ हैं, वो Tier 1 सिटीज़ नहीं है। तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं कर रहा जितनी शॉपिंग आपके लुधियाना या चंडीगढ़ या और लाइक गो इवन डीपर, आई फॉरगॉट द नेम, H से नाम था सिटी का, वहाँ पर हो रही है। तो अब आपका इतने एक्सपीरियंस, इतने सारे इंसाइट्स, इतने सारी लर्निंग्स के बाद आपने बोला कि मैं नया स्टार्टअप करूँगा, राइट। अब बहुत कंफर्टेबल बढ़िया जॉब पे रह सकते थे। Why did you even choose to start a startup? I think मुझे आफ्टर वर्किंग विथ हर्षा एंड सचिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि, और जो मैं आपको सारे इश्यूज बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम फाउंडर्स में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ काफ़ी उभर के आई जब मैंने इनको देखा। तब आपको बहुत एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि ऐसे होता है और मैंने ऐसे किया। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है, मैं वही बोल रहा हूँ, आई थिंक जो लोग मेरे बारे में बहुत गलत समझते हैं इज़ दैट कि मैं काफ़ी फ्रेमवर्क के हिसाब से बड़े डिसीजंस लेता हूँ, सारा फार्मूले से चलता हूँ। आई थिंक मेरे बहुत बड़े डिसीजंस इज़ विदाउट फार्मूला, इज़ मोर ऑफ गट, और इट हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर मी। और मुझे लगा कि अगर स्विगी से नावी मूव नहीं करता और स्विगी में ही रहता तो दैट वाज आल्सो गुड लाइफ, बट नावी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और अगर मैं यहीं रहा तो नहीं मिलेगी। तो आई हैव टू मूव, मुझे वो उस पहाड़ से वापस नीचे उतरना है सो दैट बड़े पहाड़ पे चढ़ पाए। तो मैंने सोचा कि यार ये सही टाइम है, प्रोफेशनली, पर्सनली ऑल्सो, माई सन इज़ 8 years old, माई पेरेंट्स आर हेल्दी, माई वाइफ इज़ वर्किंग। ये अच्छा टाइम है कि अगला 10 साल में बिना किसी पर्सनल हेडेक के खुद का पूरा टाइम डाल सकूं। एंड मुझे लगता है कि स्टार्टअप से कुछ हो ना हो और आप भी फाउंडर हो, एक चीज़ तो हमें पक्की पता चलती है कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है, राइट। हमको ये बहुत क्लियरली दिखने लग जाता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। और मैं चाहता था कि वो एक बार वापस एक्सपीरियंस करना, एंड आई थॉट कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर एक कुछ बड़ा बनाना है तो मैं अपने लाइफ का 10 साल दे पाऊँगा। जुलाई 2022 इज़ व्हेन आई लेफ्ट नावी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस फील्ड में स्टार्टअप करना है। तब मैं जाके अपनी सारी नोट्स देखने लगा, स्विगी की, नावी की, कि क्या क्या हुआ है। तब ये म्यूचुअल फंड के कुछ एक्सपीरियंसेस आए और पता चला कि एक बहुत बड़ा इंडिया है जहाँ पर आज भी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, या फिर वो बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, और मैं उसकी बारे में भी बात करूँगा आगे। बट तो इसके लिए कुछ करना है, तो वो हुआ। और वहाँ से जो मेरा को फाउंडर है हरीश, हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं पिछले 15 साल से। मैंने उससे बात की, ही वॉज ऑल्सो इन अ स्पेस जहाँ पे खुद का कुछ करना था उसे, तो हम
वी गॉट टुगेदर, दैट 2-member टीम दैट यू ऑलवेज से, और हमने काम दोनों ने सोचना शुरू किया कि क्या करें क्या नहीं करें, एंड दैट्स हाउ वी लैंडेड ऑन टू स्टेबल मनी। कि आज इंडिया में पिछले 5 से 7 सालों में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत बात हुई है। पिछले 5-7 सालों में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ गए। मुझे याद है कि 5 साल पहले कुछ 30-40 लाख म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर थे, वो आज नंबर 3.5-4 करोड़ है। 10x ग्रोथ हो गई। बट इंडिया का अभी भी बहुत बड़ा पैसा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। एग्जाम्पल इज फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स। ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, जो आपको पता होता है कि इतना पैसा मुझे मिलने वाला है। तो अगर 65%, 65% अगर किसी का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, वहाँ पर कोई इनोवेशन आज हुआ नहीं है, वहाँ पर लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ बनाते हैं। बहुत बड़ी कंपनीज बन गई, ग्रो बन गया है, जीरोधा बन गया है, जहाँ पर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड है, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स। बट जहाँ पर लोगों का अभी पैसा लगा हुआ है बहुत बड़े अमाउंट में, उसकी ग्रोथ की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हमको लगा कि यार वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और एफडीज के बारे में, 2 एफडी इतना 60 साल से एग्जिस्ट करता है, इतने मिसकंसेप्शंस हैं और इतनी बुरी अंडरस्टैंडिंग है। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा राज आपको भी, कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 8% की एफडी है या 9% की एफडी है, और अगर आप 100 रुपये डालते हो तो 1 साल के बाद आपका कितना पैसा बनेगा? 109। बट एफडी का कैलकुलेशन ऐसा होता नहीं है। एफडी का 9% इज एक्चुअली 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट। तो आपको 1 क्वार्टर के बाद 9 डिवाइडेड बाय 4 रुपये मिलेंगे और वो वापस इन्वेस्ट होंगे। तो 1 साल के बाद इट्स एक्चुअली नॉट 9%, इट्स 9.3% इज वॉट यू गेट। इट्स जस्ट कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, आरबीआई ने ऐसे बोला है कि रेट ऐसे डिफाइन। और मैं खुद, मेरे पेरेंट्स 35 साल से एफडी करते हैं और ये सवाल हमको पता ही नहीं था कि अगर 9% है तो एक्चुअली आपको एफडी में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे दर्शक भी जो एफडीज करते हैं उनको ये सवाल पता नहीं होंगे, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम हमारे पास एक 8-10 ऐसे सवाल है एफडीज के बारे में जो बहुत सिंपल और बेसिक है, जो आपके थ्रू मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा। और अगर उनमें से कोई भी उनको जवाब देता है तो वी वुड लव टू शेयर हमारे साइड से एक स्टेबल मनी का हैम्पर टू देम एज वेल। अगर सारे सही जवाब दिए तो आई एम श्योर कि ऐसे 25-50 कस्टमर्स तो मिल ही जाएंगे जिनको ये चीज़ें पता हो। सो यू आर सेइंग कि हर किसी के पास एफडी होनी चाहिए थोड़ी बहुत? हाँ, आई थिंक दैट आई एग्री, एंड माई गोल ऑल्सो थ्रू दिस इज कि राज एक छोटी एफडी करे, एंड दैट इज ओनली टू हैव दैट सेफ्टी नेट ऑफ लिक्विडिटी। भले आप सेविंग्स अकाउंट का पैसा एफडी में रखो कि यार सेविंग्स अकाउंट में मेरा 2-3 लाख या जो भी एक्स अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट, जो मैं कभी यूज़ नहीं करता बट कभी भी चाहिए तो कर सकता हूँ। आई थिंक आप उसका एफडी करो, इवन इट गेट्स यू वॉट एवर 10, 20, 30,000, 40,000 एक्स्ट्रा। दैट्स इंक्रीमेंटल, दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू फॉर पीपल जिनकी फैमिलीज है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनके लिए एक अमाउंट होना चाहिए, बिकॉज दैट्स कॉल्ड एज एन इमरजेंसी फंड, कि उनको लगता है कि कभी जॉब जा सकती है, कभी मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, कभी कोई और रिक्वायरमेंट आ सकती है, यू शुड डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है आप खुद के लिए एक घर खरीदना चाहते हो, जो आपका खुद का घर है, और 6 से 8 महीनों में लेना है, बस डील नहीं हो पा रही, सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है, वो पैसों का जो आपको इनिशियल डिपॉजिट देना है या लोन छोड़ के जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, दैट शुड बी इन एफडीज। बिकॉज आपको जिस दिन घर मिला और आपको पैसा देना है, उस दिन अगर मार्केट 10% डाउन है तो आप क्या करोगे? दैट इज सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ दीज यूज केसेस फॉर विच मुझे लगता है कि एफडी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टूल। एंड भले ही लोग कितनी भी गाली दे एफडी को, आई थिंक मुझे लगता है एफडी बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होनी चाहिए, और हर किसी के पास एक छोटी एफडी होनी चाहिए। आप बस, हमारा गोल बस यही है कि आप थोड़ा स्मार्ट मूव लीजिए एंड उस एफडीज पे आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड पे भी हम विल टॉक ऑन द रिटर्न्स की ऑफ एफडी, बट मैं पहले वो कवर करना चाहता हूँ कि क्यों कोई एफडी में पैसे डाले। क्योंकि आज इतने ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं, लोग बोलते हैं 12-14% बढ़ता है मार्केट, तो मैं बढ़िया वहाँ पैसे कमाऊँ ना। बट राज, आई विल टेल यू, जो मैं आपको बोला था, इंडिया इज़ अ वेरी फॉरगिविंग कंट्री, इज ऑल्सो ट्रू कि हम हर 8-10 साल में ये भूल जाते हैं कि हर 8-10 साल में एक रिसेशन आता है। मैंने अपने लाइफ के 2 रिसेशंस देख चुका हूँ।
और देन व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट टाइम, देन सम ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स विल हेल्प यू, राइट? कि तब बिकॉज मार्केट में भी आपको लंबे समय तक रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका सारा पैसा मार्केट में या फिर काफ़ी पैसा मार्केट में, और जब मार्केट करेक्ट हो रहा है फॉर वट एवर रीजन्स, राइट, तब आपको इतना डर रहेगा कि आप निकाल लोगे पैसा। बट उस टाइम पे अगर आप पैसा रखते हैं तो आज पैसा 4-5 साल में, उसके बाद के 4-5 साल में और ग्रो करता। बट वो कंफर्ट कैसे आएगा? जब आपके पास एक सेफ्टी नेट है कि ठीक है, मैं इस पैसों को लंबे समय तक रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मेरे रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा है। एंड फॉर दोज रीजन्स वी बिलीव दैट फंडामेंटल्स, राइट, कि आज यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि बच्चे वो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जाए, लर्न बेसिक्स आउट ऑफ दैट, एंड दिस इज़ वन बेसिक्स कि आपका एक, अब दैट कैन बी 5%, 10%, 20% डिपेंडिंग अपॉन पीपल एंड द रिस्क एपेटाइट, बट कुछ पैसा एफडीज में होना चाहिए। कितना लोगों को कितना % इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखना चाहिए? यू आर सेइंग इमरजेंसी फंड को एफडी में डाल सकते हैं, हाँ, आई थिंक कितना % लोगों के लिए इमरजेंसी फंड होता है? 3 केसेस बनाते हैं, हाँ, क्योंकि हर किसी के लिए सेम नहीं होगा। एक जो अभी यंग है इन 20s, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो अकेला है, ओके ना, उसको मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मॉम डैड ने फिगर आउट कर लिया ना, उसकी वाइफ है ना, बच्चे, तो वो सिंगल है, उसको कितना रखना चाहिए? दैट इज़ वन यूज़ केस। सेकेंड यूज़ केस इज सेम यंग बच्चा, लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की माँ बाप की टेक केयर करना है, राइट? उसके पास अभी वाइफ और बच्चे नहीं है, लेकिन माँ बाप है या भाई है या बहन है, somebody इन द फैमिली, उसको 3-4 लोगों को अभी और बैकग्राउंड में इतना पैसा है नहीं, मॉम डैड का इतना पैसा नहीं है। तीनों केसेस में ये मान के चल रहे हैं कि यही पैसे कमाने वाला है और किसी के पास पैसे है नहीं, राइट? एंड तीसरा यूज केस कि एक जिसकी फैमिली है, तो मे बी 30s, 40s, 20s, आई डोंट नो, व्हाटएवर, जिसमें वो है, उसकी वाइफ है और उसके बच्चे भी हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये 3 यूज केसेस है, राइट? तो किसको कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, राइट? सो मैं आपको आज इंडिया का नेशनल एवरेज बताता हूँ। ओवर द ईयर्स 65% ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग्स इज गेटिंग इनटू फिक्स्ड इनकम, जो मैं आपको बता रहा था, एफडी, सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में है इंडिया का। और 35%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फिक्स्ड इनकम, 35% ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग इज समवेयर इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट। ठीक है। अब ये है कि ये नेशनल एवरेज खुद ब खुद बन गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो देयर इज सम मेरिट टू इट। तो हमें लगता है कि अराउंड 25 to 30%, चलो 35% थोड़ा ज़्यादा है, शुड ऑलवेज स्टे इन टू सम लिक्विड एसेट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट और एनीथिंग दैट यू फील इज अ मोर लिक्विड एसेट। सो 25 से 30% वहाँ होना चाहिए इवेंचुअली। बट अब ये आपने जो अलग अलग यूज़ केसेस बताया, यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे आपके और मेरे केसेस में ये रहा है कि शायद पेरेंट्स ने अपनी सेविंग्स रखी है तो हमको वो टेंशन है नहीं। हमको इनिशियली 4-5 साल में ये भी लगता है कि अगर कुछ हमारे साथ गलत हो गया तो पेरेंट्स के पास कुछ सेविंग्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लगभग 10 to 15% अमाउंट आप पहले एफडीज में डालो। बट जिनके पास पेरेंट्स का बैकअप है नहीं, जो लोग खुद की स्टार्ट करें, आई बिलीव कि यू स्टार्ट विद 35% फॉर द इनिशियल 1 or 2 years, build your safety net enough and then you keep reducing that so that eventually आपके पास 20 से 25% ही हो जो FDs में है and not more. But initially जब आप जॉब में हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कम है, आपके खर्चे कम है, आप जितना FDs में सेव कर पाओ उतना बेहतर होगा, बिकॉज आपका जल्दी सेफ्टी नेट बन गया, यू विल बी एबल टू टेक रिस्क फास्टर। कितने महीने का इनकम या कितने महीने के खर्चे मेरे इमरजेंसी फंड्स में होने चाहिए? लोगों ने फॉर्मूले में 6 महीना बोला है, मैं बोलता हूँ कि 12 महीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग द इम्पैक्ट ऑफ द मैक्रो सिचुएशंस विल बिहेव। और अगर बहुत सारी चीज़ें साथ में हो जाए कि मैक्रो सिचुएशन इज़ पुअर, जॉब इज़ नॉट देयर, इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कम्स इन, सो 6 इज़ मिनिमम, 12 month इज़ अ ग्रेट इमरजेंसी फंड। कि आज आपकी अगर इनकम 50,000 रुपये है तो आप लगभग 12 महीने का, मतलब 6 लाख का इमरजेंसी फंड बना के रखो। अगर आपके पास वो 6 लाख का इमरजेंसी फंड है, देन यू आर वेरी कंफर्टेबल। बस आपको ये इंश्योर करना कि जब आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो जाएगी, तब आपकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी, तब वो आप 1 लाख वाले इसमें, आई थिंक यू शुड गो फ्रॉम अ 6 lakhs इमरजेंसी फंड टू अ 12 lakh। तो हमेशा वो एडजस्ट करना ज़रूरी है कि मेरे इनकम का 12 महीने का हमेशा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। एंड दैट्स वाई इनिशियली
FD इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव टू डू ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ऐसे तो मैं पैसे थोड़ा डुबा दूंगा, मतलब मेरे पैसे में ग्रोथ नहीं होगी। नहीं, अगर क्योंकि अगर इफ़ यू आर सेइंग कि फुल सैलरी, सी अगर मेरी फुल सैलरी है 50,000 रुपये और मैं पूरी की पूरी सेव करूँगा, तो एक तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। और अगर मैं, क्योंकि मैं 50,000 की सैलरी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, 10 चीज़ें होंगी, मेरी लाइफस्टाइल होगी, तो मैं 10-15 हज़ार ही सेव कर पाऊँगा, ओके। मैं बहुत बहुत ज़्यादा बचा करूँगा तो 25,000 कर पाऊँगा, ओके। सो यू आर सेइंग कि 2 साल तो मुझे सैलरी में मेरे उसमें ही लग जाएंगे, इतने में तो पैसा डूब भी जाएगा ना। मतलब ये अगर मैं इक्विटी में लगाता, थोड़ा कहीं और लगाता, थोड़े पैसे बढ़ भी जाते। तो दिस इज लाइक आई डोंट थिंक दिस इज लाइक अ ग्रेट वे टू डू इट। आई एम जस्ट सेइंग कि एक मैथ्स है कि 50,000 अगर सैलरी है तो 6 करोड़ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और इसीलिए 6 लाख का सॉरी, इसीलिए हम इसको पर्सनल फाइनेंस भी बोलते हैं कि बिकॉज अब हर एक की नुआंसेस अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई नो व्हाट इज द हेल्थ ऑफ माई पेरेंट्स, आई नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव, हमारे पास फिजिकल कैश, बाकी बैकअप कितना है। तो अब उस हिसाब से आई थिंक पीपल शुड एडजस्ट सेइंग कि 6 लाख नहीं, मेरे लिए 4 लाख भी इंपॉर्टेंट है, इनफ है, या 6 लाख नहीं, मुझे शायद 8 लाख लगेगा बिकॉज माई पेरेंट्स हेल्थ कंडीशन एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट वेयर आई विल हैव टू सेव। आज उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल नहीं सकता, आज हमारे पास बैकअप्स नहीं है, ऑल ऑफ दैट, राइट। या फिर मैं जिस जॉब में हूँ उस जॉब की गारंटी नहीं है, सो आई विल फास्ट ट्रैक दैट। सो आई थिंक दैट इज वन फार्मूला कि 6 लाख होना चाहिए। अब उससे प्लस और माइनस आप जितना कर पाओ। The only question is, the earlier you build an emergency fund in your career, the easier it is for you. वरना उसके बाद it becomes very difficult because there are a lot of unknowns. Family, शादी, all of those things will kick in. इतने खर्चे आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता। हाँ, then you don't realize कि कहाँ हो रहा है खर्चा। True. So with emergency fund specifically, मैं पर्सनल बिलीवर था कि नहीं चाहिए, क्या है, मैं तो बहुत यंग हूँ, whatever, right? And I read, which was very killer line, कि इंडिया में more than 75% लोग के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, which technically means कि लोग सिर्फ या तो एक बीमारी या एक लॉ सूट से दूर हैं अपनी एक्चुअली पूरी वेल्थ गंवाने के, और वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे, वो बिल्कुल they'll be shackled, वो लोन्स में होंगे, उन्होंने बहुत उधारी ले चुकी होगी, उनको कोई पैसा नहीं देगा, या वो गरीबी में आ जाएंगे। सिर्फ एक उनको अगर लंबी बीमारी हो गई या उनके ऊपर एक किसी ने लॉ सूट कर दिया तो, एंड मेरे को बहुत I was like this is true, एंड इसकी वजह से पिछले लास्ट 2 सालों में मैंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस बहुत टॉप अप कर लिया, मैंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस बहुत बढ़ा दिया कि इफ़ एनीथिंग हैपेंस टू मी देन माई पेरेंट्स शुड गेट समथिंग, राइट। और अगर कुछ हो जाता है तो वो हेल्थ का लोड नहीं पड़े मेरे पास, तो मैंने बहुत ज़्यादा, जितना मैं मैक्सिमम ले सकता था उतना ले लिया। प्लस उसके बाद फिर मैंने डेट फंड में डालना स्टार्ट किया, राइट। एंड तभी एंड वो होने के बाद मैंने फिर इसके बाद अब मेरी सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे रखना स्टार्ट करे, मतलब कंपनी सेविंग्स अकाउंट में, फिर नॉट माई पर्सनल अकाउंट। मेरे पर्सनल अकाउंट में 10-12 हज़ार रुपये होंगे, but it's similar sort of thing because I own the majority of it, so I can take it out. So I started after this. Before this मुझे कुछ था नहीं, मैं हमेशा ऐसा था लोन रेंजर टाइप की, पूरा पैसा जो आता है वो पूरा ऑल इन एक्सट्रीम, 90% जो पैसा आता था मैं री इन्वेस्ट करता था बिजनेस में टू ग्रो द बिजनेस, 10% जो आता था उसमें से आई वुड इन्वेस्ट इन इक्विटी, स्टॉक, लाइक, and then crypto, and then NFTs, and then startups, and bunch of other places. No, and that this is very, very important, and it has helped me give that cushion मेरे सर के अंदर। आप 12 महीने की बात कर रहे हो, मैंने 24 months का बना रखा है, and I was debating, पर मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि पहले मैं इमरजेंसी फंड बना लूँ, मे बी इट्स अ राइट वे और रॉन्ग वे, आई डोंट नो दैट, राइट। मैंने हमेशा ऐसा देखा कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो इतने परसेंटेज इमरजेंसी में जाना चाहिए, इतना परसेंटेज ग्रोथ में जाना चाहिए, इतना परसेंटेज मिड वे में जाना चाहिए, तो मोर रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क, तो ऐसे डिवाइड करके मैं करने लगा। नहीं, आई थिंक मेरा भी लगभग 12 से 15 महीना, बिकॉज मुझे पता है कि लाइफ में कभी भी स्टार्टअप में या कभी भी आई विल टेक अ रिस्क जहाँ पर टाइम बहुत लंबा खींच सकता है, मुझे पता नहीं कि सक्सेस कब आएगा। सेम, एंड फॉर दैट
वी शुड एंड वी कैन अफोर्ड, तो वी शुड बिल्ड दैट. एंड आई एम विथ यू कि 24 महीने तक अगर आप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज आप बड़ी बेट्स ले सकते हो, आप बड़ी रिस्क ले सकते हो आपकी चीज़ों के साथ. और इंडिया में प्रॉब्लम वही हुआ है राज, दैट बिकॉज वी आर इन सच ए सिचुएशन कि अगर हमें कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखता है, वी विल जंप ऑन इट. Why crypto had more than Demat account investment? Because everybody thought it's a opportunity for me to come out of that. Rich. तो अगर कोई इमरजेंसी फंड बनाता है, तो इमरजेंसी फंड बना के उसके जितना मुझे समझ आता है 3 ऑप्शंस होंगे. इमरजेंसी फंड मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा होना चाहिए जिसको मैं कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल दूं और वो मार्केट अप एंड डाउन से ज़्यादा उस पैसे पे फर्क नहीं पड़े. Absolutely. दैट्स इमरजेंसी फंड, कि मेरे पास एक्सेस होना चाहिए. अब लोगों के पास 4 ऑप्शंस होते हैं इमरजेंसी फंड के लिए. एक, तो अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं. राइट. दूसरा, वो एफडी बना सकते हैं. राइट. तीसरा, वो गोल्ड में डाल सकते हैं, थोड़ा सेफ है. एंड चौथा, वो डेट फंड्स में डाल सकते हैं. इन चारों में सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है? सी, आई थिंक डेट फंड्स, जो डेट म्यूचुअल फंड्स है, आई थिंक दैट्स नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज वो भी आपको लगभग 7 से 8% ही रिटर्न देते हैं. बिकॉज म्यूचुअल फंड के लिए अभी आफ्टर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो इशू हुआ है, उसके बाद ये है कि लोग सिर्फ सेफर बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो डेट म्यूचुअल फंड्स वाले, जहाँ पर रिटर्न जनरली कम होंगे. सो उससे अच्छा तो 9% की 8-9% की आपको एफडी मिल रही है, दैट्स बेटर. और पहले तो डेट फंड्स में टैक्सेशन बेनिफिट था, आज तो वो भी नहीं है. सो डेट फंड्स और एफडीज में दैट्स अ बेटर ऑप्शन. ठीक है. सेविंग्स अकाउंट इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज आप 2-2.5% ही कमा सकते हो. और आज आपको एफडीज में और म्यूचुअल फंड्स में ऐसे इनफ लिक्विडिटी ऑप्शन है कि आप एक क्लिक करो, पैसा तुरंत आ जाएगा. सो सेविंग्स इज डेफिनेटली नॉट गुड, बिकॉज वहाँ पे आपको 2.5% रिटर्न मिल रहा है. एफडीज में आपको अगेन 9-9.5% रिटर्न मिल रहा है, और लिक्विडिटी उतनी ही फास्ट है. और आज एफडीज में भी प्रीमेच्योरली आप विड्रॉ करो तो आपको बस 1% की पेनल्टी लगती है. सो इट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली बेटर देन द सेविंग्स अकाउंट. अब बचा ऑप्शन गोल्ड और एफडीज का. सो अब गोल्ड में ये है कि गोल्ड इज ऑल्सो प्राइस सेंसिटिव. अगर आप देखो पिछले 1 साल में गोल्ड का रिटर्न 15% था. पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न आई थिंक 13% होगा. बट आई थिंक थोड़ा सा और लंबा ड्यूरेशन लो तो 30% तक का रिटर्न दिखता है, और समथिंग लाइक दैट. सो गोल्ड इज ऑल्सो कुड बी लोअर. आज 80,000 है, जिस दिन आप देखोगे उस दिन शायद 70,000 भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट्स आर अप, इन्फ्लेशन आर इन कंट्रोल. जब मार्केट में बहुत लिक्विडिटी होगी, आपका गोल्ड का प्राइस कम होगा. सो दैट इज ऑल्सो सम रिस्क दैट इज अवेलेबल फॉर यू, कि आप जब बेचने जाओ तब शायद उसका प्राइस सेंसिटिव ना हो. बट जैसे मैं आपको बोल रहा था कि गोल्ड इन लॉन्ग टर्म इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट शॉर्ट टर्म में इट्स नॉट. बट गोल्ड एंड एफडी, दीज आर वन ऑफ द 2 good options. You can keep higher in FDs इमरजेंसी फंड, for emergency fund, and maybe lower in gold, कि चलो गोल्ड भी है. बट गोल्ड फॉर सम पॉइंट इन टाइम कुड बी अप एंड डाउन. ओके. सो मेरे घर वाले एफडीज में बहुत बिलीव करते हैं. एक्चुअली बहुत तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में बिलीव करते हैं. पर शॉर्ट अमाउंट के लिए, जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उन्हें जब फिक्स के पैसे रखने होते हैं अकाउंट में, तब वो हर चीज़ की छोटा भी पैसा बनता है एफडी बनाते हैं. और आजकल वो स्वीप इन वाला जो ऑप्शन आ गया है, दैट्स इवन किल कर दिया. हर पैसा एफडी पैसा, राइट. तो जो लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, 5 से 6% रिटर्न क्यों मिलता है मैक्सिमम लोगों को, एंड हाउ आप 9% कैसे दे देते हो? क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स तो ये 5 से 6% देते हैं. राइट. सारे बड़े बड़े बैंक्स अभी रेट्स निकाल दो, जब डाल दो, उनका रेट पब्लिक है. 5 से 6% देते हैं. आप 9% कैसे देते हो? एक तो एफडी कोई भी इंडिया में नहीं दे सकता. इवन स्टेबल मनी की एफडीज नहीं है. एफडीज आर ओनली गिवन बाय आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स एंड एनबीएफसीज. तो आप किसी की भी एफडीज हमारे प्लेटफॉर्म पे लो या अलग से भी लो, वो सिर्फ बैंक या एनबीएफसीज की ही एफडीज होंगी. तो ऐसा नहीं कि हम पैसा लेके ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं. और आपने जो बोला रेट कि बड़े बैंक्स में 5 से 6% मिलता है, एक बहुत स्टैगरिंग नंबर्स बताता हूँ. ये भी आरबीआई का नंबर पब्लिश्ड है कि 35% ऑफ एफडी इज इन टॉप 2 मेजर बैंक्स इन इंडिया. 35%, एंड दैट इज 5 to 6. कौन से 2 बैंक है? एसबीआई एंड एचडीएफसी. यस. सो इट्स सच अ लार्ज अमाउंट, एंड ओनली 1% ऑफ एफडीज आर अर्निंग मोर देन 8.5%. And there are good small finance banks which are offering this. So अब हम जिन 9-9.5% बैंक्स की बात कर रहे हैं, ये वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट थे, फिर इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का आरबीआई से लाइसेंस मिला और ये कर रहे हैं. अब बैंक करता क्या है एफडी का?
आप जब भी बैंक के पास एफडी करते हो, बैंक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ये आपने एफडी की है, ये एफडी आपकी जब भी मैच्योर होगी मैं आपको इतना पैसा गारंटीड दूंगा। फिर वो बैंक उसको लोन देता है, कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को, कार लोन, हाउस लोन, मल्टीपल थिंग्स, और वहाँ पे वो ज़्यादा रेट पे देता है। उसके बीच का नंबर जो आपको वो रिटर्न दे रहा है, और ये इज़ देयर प्रॉफिट। अब बहुत बार उनके लोन में भी लॉसेस होते हैं, वो सब कवर अप करके उतना वो मार्जिन्स रखते हैं बैंक्स। नाउ दीज स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन लोगों को लोन देती है, दे गिव लोन एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, राइट। और वो हायर इंटरेस्ट रेट पे क्यों देती है, या फिर सामने वाला हायर इंटरेस्ट रेट पे क्यों ले रहा है? बिकॉज शायद उन लोगों को या उन एसएमईज को या उन कंपनीज को बड़े बैंक्स लोन नहीं देते। रिस्कियर बेट्स। हाँ, इट्स अ रिस्कियर बेट। या फिर वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरली इज अ वेरी रीजनल और अ स्टेट लेवल काइंड ऑफ अ बैंक, वो स्टेट उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक चीज़ मुझे सचिन ने बहुत इंटरेस्टिंगली बोली थी कि अगर मैं रास्ते पे चलूँ और 100 लोगों से बात करूँ तो मैं 20 से 25 लोगों को लोन दूंगा अगर मैं उनको जानता हूं तो। बट अगर आप देखो, अगर यही लोग लोन के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ 4 से 5 लोगों को लोन मिलता है। बिकॉज डेटा इज नॉट इनफ। उन लोगों को जानना, उनके एस्पिरेशन समझना, उन लोगों का इंटीग्रिटी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन स्टेट्स में करते हैं, उन स्टेट्स के लोगों को वहाँ पर उनके डीपर कनेक्ट्स है, कलेक्शंस अच्छे हैं, तो वहाँ पर वो उन लोगों को लोन देते हैं और उन लोगों को वो ज़्यादा रिटर्न्स पे, ज़्यादा रेट पे लोन देते हैं। सो लेट्स से कि अगर कोई बैंक ज़्यादा रेट पे लोन दे सकता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी दे सकता है कस्टमर्स को। सो अगर कोई एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 9-9.5% दे रहा है, इट्स ऑल्सो बिकॉज वो आगे लोन ज़्यादा में दे रहा है। और अगर कोई बड़ा बैंक आपको 5-5.5 दे रहा है, वो आगे लोन कम इसमें दे रहा है बिकॉज वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। बट इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9-9.5% का जो रेट है, वहाँ पर अगर आप 5 लाख रुपए तक का पैसा रखते हो और वही पैसा आप बड़े बैंक में रखते हो 5-5.5 लाख तक का, बैंक्स को कुछ भी हो जाए, इन दोनों बैंक्स को, वो 5 लाख रुपए आपको DICGC जो RBI की फुल्ली ओन सब्सिडरी है वो देती है। बिकॉज ये सारे बैंक्स हर क्वार्टर में जितने भी FD डिपॉजिट इनके पास है उसका एक इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं DICGC को, और वो उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है। तो 5 लाख तक का पैसा इंडिविजुअली हर बैंक में, राइट। अगर आपके पास 3 बैंक है, एक 9.5 दे रहा है, एक 9 दे रहा है, एक 8.5 दे रहा है और एक 5 दे रहा है, तो आप 5-5 लाख रुपए करके 20 लाख रुपए डाल सकते हो, जो 20 का 20 लाख रुपए इंश्योर्ड है। गॉट। एंड अगर बैंक बंद हो जाता है कोई, तो फिर कैसे पैसे मिलेंगे? 5 लाख बोल तो दिया आपने कि दे देंगे बैंक वाले, बट कैसे देंगे, कब देंगे, कितना टाइम में होता है, कितनी बार लाइन में लगना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये बताओ। नहीं, आई थिंक लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज DICGC जो एंटिटी है उनकी ये पूरी प्रोसेस उनके वेबसाइट पर है, राइट। सो अगर आज कोई भी DICGC के वेबसाइट पे जाता है तो उनको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी। DICGC बोलता है कि हम 90 दिनों में पैसा वापस करते हैं। उसका जो भी प्रोसेस होगा, बैंक फॉलोज दैट प्रोसेस, दैट डॉक्यूमेंटेशन हैज़ टू बी गिवन टू देम, और आपका पैसा वापस आएगा। और इन सारे बैंकों के नाम, जो लोग भी इंश्योर्ड है DICGC, वो आपको उसके वेबसाइट पे भी मिलेंगे। तो हम हमारे कस्टमर्स को भी बोलते हैं कि हमारे पास बैंक दिखने के बाद आप वेबसाइट पे जाके देखो कि ये पर्टिकुलर बैंक जो है ये DICGC के अंतर्गत इंश्योर्ड है या नहीं है। सो दैट इज हाउ द। तो आप ऐसे वहाँ पे ऑप्शन देते हो कि अश्योर्ड, नॉट अश्योर्ड, ऐसे कुछ विजिट है? या सो हम ये बताते हैं कि 5 लाख तक का इंश्योर्ड है। हम ये भी कस्टमर्स को बताते हैं कि जब आप 5 लाख का इंश्योरेंस लेते हो तो 5 लाख प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे इंश्योर्ड है। सो एक एग्जांपल बताता हूँ। राज ने 5 लाख डाला और 3 साल बाद उसका पैसा 5,15,000 हो गया, राइट। बट बैंक बंद हो गई, तो आपको 5-15 नहीं मिलेगा, आपको 5 ही मिलेगा। तो इसीलिए हम दो हमारे लिए नुकसान है। हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि 5 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंश्योर्ड है। सो अगर कोई 5 साल की FD करता है और रेट के हिसाब से हम उसे बोलते हैं यार 4,20,000 या 4,30,000 ही डालो, बिकॉज 5 साल बाद या 3 साल बाद ये पैसा 5 लाख होगा और ये पूरा आपका इंश्योर्ड होगा। सो इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज इंश्योर्ड। सो ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस है जो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट to the customers. Interesting. Okay, another thing I want to ask कि मेरे को बताओ top 3 mistakes जो लोग करते हैं जब वो इन्वेस्टिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये FDs की बात हो गई, फिक्स रिटर्न्स की बात हो गई, इमरजेंसी फंड की बात कर ली हमने, FD के मिसकंसेप्शंस की बात करी, राइट। बट आपने इतना फाइनेंस देखा है, आपने नावी में काम किया है, आप ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंड करते हो, आपने स्टेबल मनी में के लिए बहुत रिसर्च करी है, बहुत अंडरस्टैंड किया है, राइट। आपने
पैसा लिया है VC से, विच इज़ द रिस्कीएस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग. राइट आप स्टार्टअप कर रहे हो FD में, विच इज़ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग. सो यू हैव सीन द स्पेक्ट्रम. राइट. तो कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो यंग इन्वेस्टर करते हैं आज, या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स करते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आज यंग इन्वेस्टर्स वांट टू गेट रिच वेरी क्विकली, और पेशेंस इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. जैसे मैंने खुद ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे जो मैंने बहुत जल्दबाजी में किए, जिनका मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग जैसे नहीं. क्या? जैसे क्रिप्टो. राइट, मैंने काफ़ी पैसा उसमें डाला बिकॉज मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था. जैसे क्रिप्टो मार्केट्स गिरे, मैंने वो पैसा निकाल लिया. राइट, आइडियली आई शुड हैव केप्ट दैट फॉर लॉन्ग, या फिर आई शुड हैव नेवर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो. बट बिकॉज आधी अधूरी नॉलेज से मैंने इन्वेस्ट किया, आई थिंक दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम. आज आप करोड़पति होते हैं, मल्टी करोड़पति होते हैं. आई डोंट नो, बट जब तक हम निकालेंगे तब तक भी क्या होगा, You don't know. सेकेंड इज पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक मैं आपको स्टडी बताता हूँ, म्यूचुअल फंड का ही स्टडी है. उन्होंने बोला कि हमारे म्यूचुअल फंड ने लगभग 16 से 18% रिटर्न्स दिए हैं. राइट, बट ओनली 20% ऑफ आवर इन्वेस्टर्स गॉट दैट रिटर्न. Remaining 80% didn't get that returns. And the major reason is because आप कब एंटर कर रहे हो और कब एग्जिट कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है. राइट, एंड दैट्स वाई अगर आप में पेशेंस नहीं है, या फिर वो पैसा हमेशा आपके लिए एक इमरजेंसी के लिए था या शॉर्ट टर्म के लिए था, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में मत डालो कि जहाँ से आप निकाल लोगे और बाद में रिग्रेट करोगे कि अगर ये मैं कुछ और लंबे समय तक रखता तो इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिटर्न्स देते हैं. सो पेशेंस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कंपाउंडिंग, वो बोलते हैं ना कि देयर आर 7 वंडर्स, 8th वंडर इज compounding. Yeah. Whether it's in relationship, whether it's in investments, it's very beautiful. So patience and having understanding, I think these are the 2 important mistakes that people should avoid right now. Yes. पैसे कैसे बना सकते हैं ये बता, आपने पैसे बचा कैसे सकते हैं ये बता दिया, हेल्थ में इमरजेंसी में क्या करेंगे ये बता दिया, FDs में क्या प्रॉब्लम होती है ये बता दिया, FD क्यों चूज़ करनी चाहिए सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये बता दिया, डेट फंड से क्यों FD बेटर है वो बता दिया, सब बता दिया. मेरे को बताओ पैसे बनाएंगे कैसे, ये तो बचाना बता दिया. जिसके पास है 5 लाख उसके लिए बताया आपने. जो अभी बोल रहा है कि भाई मैं कमाई 25, 30, 50 हज़ार रुपये महीना रहा हूँ, अब मेरे को ये 50 हज़ार से 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ पहुँचना है, ये बताओ आप. जो हमारे पेरेंट्स ने एक टुकड़ा ज़मीन में डाल के पैसा बनाया है 15-20 साल पहले, वो आज की जनरेशन के लिए आप एक टुकड़ा कंपनी का ओन करके बना सकते हो. और बहुत रीसेंट एग्जांपल्स है जो कंपनीज IPO गए हैं, उस कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज़ ने पैसा बनाया है, वो उन्होंने अपने लाइफ में जितना पैसा बनाया उससे आई थिंक कई गुना ज़्यादा उस कंपनी में ESOPs या स्टॉक्स ओन करके बनाया है. तो आज जितने भी यंग लोग हैं या कोई स्टार्टअप्स में काम कर रहा है या कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर आपको काम करने के साथ सैलरी के साथ उस कंपनी के कुछ शेयर्स मिले, I think that's also one part of an investment which will create a lot of wealth for you. Obviously उसकी कोई गारंटी है नहीं, but that's also one, मुझे लगता है कि that will be a strong, और जैसे इंडिया की ग्रोथ हो रही है, you will see more and more IPOs coming in. So that's one wealth advice that I give. Second is, वही I think 5 से 50 का फॉर्मूला होता तो I think it would have been very very easy. But this is very very important. I have a very firm belief कि हर किसी को बिजनेस ओन करना चाहिए, हाँ, लेकिन हर किसी को बिजनेस ओनर नहीं होना चाहिए. Yes. And there's a difference, right? There is a very big difference. There is a big difference. You तो said it right. हर किसी के पास इतना दिमाग, इतनी स्ट्रैटेजी या इतने तरीके होने चाहिए किसी ना किसी तरह से कि वो कभी ना कभी एक बिजनेस का पार्ट ओन कर पाए. तो उनको तरीके ढूंढने चाहिए कैसे मैं शेयर होल्डर बनूं, स्टॉक्स लूं, ESOPs लूं, क्या करूं जिसकी वजह से मेरे पास एक कुछ पीस हो. राइट. बट हर किसी की कैपेबिलिटीज, एबिलिटी, रिस्क टेकिंग प्रोफाइल या जस्ट स्किल नहीं होती कि वो बिजनेस चला पाए, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ओनरशिप ले ले. सो पार्ट ओनर एवरीबडी शुड बी, नॉट एवरीबडी शुड बी अ फाउंडर, एवरीबडी शुड बी अ बिजनेस ओनर. सो वो लोग लाइक अ शेयर होल्डर, नॉट अ फाउंडर. नॉट अ फाउंडर. वेल्थ का मतलब ये होता है, वेल्थ या हिंदी में जो संपत्ति बोलते हैं, आई थिंक दैट इज व्हेन जब आप काम नहीं कर रहे हो और जो ग्रो कर रहा है, दैट इज वेल्थ. राइट. कि मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ बट मैंने
बहुत सारे कोड लिख रखे हैं और उसकी वजह से आज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं स्टेबल मनी में, दैट इज़ वेल्थ बिकॉज दैट इज़ मेकिंग मनी. आप काम नहीं कर रहे हो बट आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो, बट उस कंपनी के लोग काम कर रहे हैं उसके ग्रोथ के लिए. सो विदाउट यू वर्किंग दैट इज़ वर्किंग, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ डू यू मेक वेल्थ. और आपकी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर है. पैसा इज जस्ट द मीन्स टू क्रिएट दैट वेल्थ, बट रियल वेल्थ हैपन्स बाय ओनिंग सम पीसेस ऑफ दैट. एंड हियर्स आप बोल रहे थे ना कि 5 से 50 लाख पे जाने का क्या तरीका है, 50,000 से 5 लाख पे जाने का क्या तरीका है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता था सब फॉलो कर लेते. आई थिंक फॉर्मूला है, बट लोग करते नहीं है. जैसे एंड द फॉर्मूला इज बिकॉज इट्स पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल टू मी एंड आई विल टेल यू. जब तक मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी नहीं हो जाती, तब तक यू शुड जस्ट कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. That's the formula to go from 50,000 to 5 lakhs. It's आपको जो पैसा मिल रहा है ना, forget everything else and just focus on कि मैं और नई skills कैसे सीखूं, मैं और मे बी नए कोर्सेज कैसे करूं, नए प्रोग्राम्स कैसे करूं, नए कॉन्फ्रेंसेस कैसे करूं, नए लोगों से मिलूं कैसे, नए बिजनेसेस या स्टार्टअप्स को कैसे समझूं, या खुद पे ही इतना काम कैसे करूं बिना इन्वेस्टमेंट के. अगर मैं टाइम भी इन्वेस्ट कर लूँ रोज़ बस सीखने में कि अगर मैं एडिटर हूँ तो वर्ल्ड का बेस्ट एडिटर कैसे बनूँ ताकि मैं रिप्लेसेबल हो जाऊँ. राइट. सो द फॉर्मूला, एक 5,000 जो रुपए कमाता है उसको 50,000 जाने पे, और 50,000 वाला 5 लाख और 5 लाख वाला 5 करोड़ पे. राइट. द डिफरेंस इज ओनली कि तुम खुद पे कितना एफर्ट मारते हो और खुद पे कितना इन्वेस्ट करते हो. दैट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट. जितना तुम खुद पे इन्वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें एक्चुअल ग्रोथ मिलेगी लाइफ में. Oh, that's amazing. And that's the formula. बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं. लोग ढूंढ रहे हैं कि ओके मैं फटाक से कौन सी चीज़ खरीदूं जिससे मेरे रातों रात पैसे बढ़ जाएंगे. नहीं भाई, ऐसी चीज़ खरीदो जो तुम्हें जिंदगी भर पैसे देगी, एंड दैट इज अ स्किल. और वो स्किल तभी आएगी जब तुम टाइम एफर्ट और मनी लगाओ किसी चीज़ पे. राइट. नो आई एग्री. एंड बस उसमें आप इनफ पेशेंस रखो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना करोगे, 1 साल करोगे और आप बेस्ट बन जाओगे. यू हैव टू कीप एट इट. Right, and you for need years to love and that. years and years. Yes, and then there is one point that comes is suddenly आप पैसा बनाने लग जाओ. Because and this by the way, ये फॉर्मूला सिर्फ 50,000 से 5 लाख तक वालों के लिए. 5 लाख के बाद ये फॉर्मूला टीम बिल्डिंग स्किल्स पे चले जाते हैं. 5 से 50 लाख टीम से होता है. फिर 50 लाख से 5 करोड़ ये मे बी इन्वेस्टर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर मैनेजमेंट पे चले जाते हैं. फिर उसके ऊपर और हर लेवल पे तुम्हें अलग स्किल सीखनी पड़ेगी. ये स्किल, self investment skill, is only for people who want to go to 50 lakh or 5 lakh type. उसके बाद ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट तुम्हें मे बी बिजनेस पे करनी पड़ेगी या दूसरे लोगों पे करनी पड़ेगी. दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. वो लेवल अनदर है. डोंट मिसकंसेप्ट. कोई आदमी बढ़िया 5 लाख कमा रहा है, बोल रहा है मैं तो और सीखते जा रहा हूँ, 5 से 50 ही नहीं हो रहे, बट मुझे कंट्रोल चाहिए. That's true. आई थिंक यू नीड डिफरेंट सेट. और आपने सही बोला कि यार 5 लाख तक आप खुद पे डालो, उसके बाद यू विल हैव टीम, देन यू विल हैव मेंटर्स, देन यू विल हैव वेल्थ एडवाइजर्स, एंड देन डिफरेंट स्टेजेस पे यू विल हैव टू कीप सीइंग. और जैसे जैसे आप जाओगे ऊपर वैसे वैसे आपका रिस्क एपेटाइट भी कम होगा, बिकॉज आप लूज नहीं कर सकते हो. आज आप बहुत यंग हो, यू कैन अफोर्ड टू लूज ऑन ऑल ऑफ दीस थिंग्स. लाइक बिकॉज वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, योर लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाती है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं. और उस टाइम पे भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी सेविंग्स नहीं करूँ तो रिस्की. आज क्या है कि क्योंकि आई थिंक जब तक मेरा पर्सनल ये था कि जब तक मैं 50,000 रुपये महीना तक पहुँचा, राइट, या 1 लाख रुपये महीने तक पहुँचा, तब तक मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत फ्रूगल थी. मेरे को खर्चे ही नहीं थे. तो अगर it wouldn't have made like a huge difference if I'm making 10,000 or 50,000 because I was खर्चा उतना. बिकॉज मेरे लिए सबसे बेस्ट जो बात थी, जो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के लिए आज की तारीख में हो गया है वो, राइट, एटलीस्ट जो अच्छे कॉलेजेस में जा चुके हैं कुछ, कि घर वालों ने उनके घर में जगह दे दी है, राइट. तो आप उनके घर में रहते हो, तो आपको रेंट नहीं भरना, आपको खाना फ्री में मिलता है क्योंकि मम्मी पापा आपके लिए खाना अफोर्ड कर देते हैं, एंड उसके बाद आपकी पढ़ाई का पैसा भी घर वाले भर देते हैं. तो ये 3 चीज़ें कर लेते तो टेक्निकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर 0. देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है. मतलब उसके बाद मेट्रो में और सिटी बस में भी घूम सकते हो, उधर कुछ नहीं होगा आपका. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ खुद का नहीं, आई थिंक पेरेंट्स शुड ऑल्सो, एंड आई डोंट नो कि कोई कितने पेरेंट्स देखते हैं वीडियोज़ को, दे शुड ऑल्सो सपोर्ट कि इनिशियल ईयर्स में इट्स ओके फॉर देम टू ट्राई अलग अलग चीज़ें, सीखो अलग अलग चीज़ें, सो दैट यू कैन
दे themselves understand कि यार मेरा स्किल या मेरा लव कहाँ पर है, what I really like doing. मान लो कि पॉडकास्ट देखने के बाद भी कोई कन्विंस नहीं है कि यार मुझे तो इमरजेंसी फंड नहीं रखना, मुझे फिक्स डिपॉजिट नहीं रखना, मुझे कोई भी पैसे बचा के नहीं रखने, जितने पैसे आ रहे हैं मैं तो स्टॉक्स में डालूंगा या मैं क्रिप्टो में डालूंगा क्योंकि वहाँ से मेरे को ज़्यादा पैसे बनते हैं. राइट. मैं बिलीव नहीं करता इसमें. मेरी सैलरी आ रही है 25,000 रुपये 50 रुपये महीना और मैं ये पैसा बस बड़ा बनने में लगाऊंगा. मुझे वेस्ट नहीं करना मेरे पैसे को. मुझे ये 2-4% 5% इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. तो उसको कैसे करोगे? जो नॉन बिलीवर्स है, जो बोलते हैं कि यार एफडी में पैसे रखना मतलब पैसे डुबाना, विच इज़ द लार्जर नैरेटिव, जो काफ़ी हद तक ट्रू भी है अगर आप सारे केसेस हटा देते हो जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट. तो इन लोगों को कैसे कन्विंस करोगे जो बोलते हैं एफडी मेरे लिए नहीं है, बेकार है एफडी मतलब. नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ राज, और इन लोगों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट नैरेटिव इज़ नॉट बिकॉज कि इन्होंने खुद वो सोच बनाई है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एडवाइस करते हैं कि यही है और देखो मैंने बहुत पैसा बनाया तो तुम भी बना सकते हो, तो फॉलो मी टू मेक दिस मनी. राइट. तो और मैं यही बोलना चाहूँगा इन सारे लोगों को कि हम बहुत सारे, और म्यूचुअल फंड के थ्रू, स्टार्टअप्स के थ्रू, इन अच्छे अच्छे फाउंडर्स के साथ काम करके, या फिर अभी हम जिन इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, इन सारों से हम बात कर चुके हैं, अच्छे अच्छे HNI से बात कर चुके हैं. और जिन भी लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट टर्म की मैं बात हटा देता हूँ बिकॉज यू आर मे बी जस्ट लकी इन शॉर्ट टर्म यू हैव मेड अ बिग मनी, बट जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म पे कंसिस्टेंटली पैसा बनाया है, उनमें से किसी ने भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की कि आई विल कीप ऑल माई एग्स इन वन बास्केट. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट. यू विल फाइंड 1 or 2 एक्सेप्शंस, बट हम एवरेजेस और मीडियन की बात करते हैं, और अगर आप जेन्युइनली एक्सेप्शनल हो तो बात अलग है, बट 99.9% पीपल आर नॉट एक्सेप्शनल. उन लोगों के लिए यही एडवाइस है कि बाकी पूरी दुनिया ने, जिन्होंने ये पैसा बनाया कंसिस्टेंटली, नॉट इन लास्ट 5 years बट 5, 10, 15, 20, 30 years, these people have followed the strategy of portfolio allocation, not keeping all eggs in one basket. It helps in multiple ways. आपका focus, आपका time and everything. So अगर आप ये देखते हो कि चलो मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट जिन लोगों ने पैसा बनाया उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही है कि I will allocate my funds, and maybe you can go up as high as angel investing as the riskiest investment, or crypto as the riskiest investments, but you need to have your portfolio across all. You can't have everything in stocks and mutual fund. और अभी का मार्केट, और आजकल में जो हम बात कर रहे हैं, अभी तो मार्केट का कंडीशन ऐसा है that I've seen so many people जिनका 100% पैसा उसमें है and they are struggling. Now it would change. हम इंडिया की स्टोरी बोल रहे हैं, बट हम चाइना की भी स्टोरी बोलते हैं. पिछले 20 साल में चाइना के स्टॉक मार्केट ने 0% रिटर्न दिया है. Why do we think India will not face this? I genuinely believe from my heart, patriotism, numbers देख के, कि शायद ये ना हो, but हो भी सकता है, right? Then what will you say? And these people will nowhere be found जो बोल रहे थे कि मत करो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट थिंग. जब मार्केट गिरता है तब आपको ये लोग कहीं नहीं मिलेंगे. एंड दैट्स द थिंग. क्यों डरा रहे हो यार? नहीं, आई थिंक डरा नहीं रहा हूँ, बिकॉज जैसे आपका गोल है कि आप यूट्यूब के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहते हो, आई थिंक हमारा भी गोल वही है कि हम चाहते हैं कि इंडिया में वो इमरजेंसी फंड हो, सो दैट रिस्क, लोग अपने लाइफ में रिस्क ले पाए, वो कर पाए जो वो ट्रूली चाहते हैं करना, विच विल हेल्प इन ग्रोइंग इंडिया. And this is one way of doing it. In the end, I would say the same thing जो मैंने आपको बताई थी. मेरे लिए बेस्ट फॉर्मूला था, और किसी को भी अगर फॉलो करना है जो मेरे लिए वर्क किया लाइफ में, इज़ द फॉर्मूला कि अगर आपकी इनकंसिस्टेंट इनकम है, राइट, तो कंसिस्टेंट रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट में जाओ. अगर आपकी कंसिस्टेंट इनकम है तो इनकंसिस्टेंट वाले रिटर्न की तरफ जाओ, क्योंकि और बैलेंस करके चलो. एंड दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैं जितना एफर्ट, टाइम, मेहनत मेरे बिजनेस पे करूँगा, मैं पैसे वहाँ से बहुत डबल ट्रिपल मल्टी बैगर मेरे लिए ये है. यस. तो मैं 100 गुना पैसे यहाँ से कमाऊँगा, तो मैं मेहनत यहाँ से करता हूँ, इसीलिए मैं इनकंसिस्टेंट इनकम को यहाँ रखता हूँ. तो जो भी मैं पैसा इधर से कमाता हूँ, फिर मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सेफ हो, इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट हो. मेरी सारी मेजॉरिटी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई है. नो, एंड राज, दैट इज इंडिया.
में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ, एंड है लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, जो हाँ। वेल्थ एडवाइजर, उनका काम ही है पैसा बनाना, एंड दे विल मेक मनी बिकॉज डे इन डे आउट वो वही कर रहे हैं। एग्जैक्ट, वो उनके लिए बिजनेस है। हाँ, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो then you need to follow the strategy that you said. It has to have a balance. तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो जो जॉब कर रहा है, वो जो बिजनेस कर रहा है, वो जो पर्टिकुलर स्किल सीख रहा है, उसमें ज़्यादा पैसे बनेंगे, तो फिर अपनी सारी इनकम, मेजॉरिटी ऑफ इनकम शुड बी इन सेफ इन्वेस्टमेंट्स। पर अगर उसे लग रहा है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें पैसे नहीं बनेंगे, इन्वेस्टमेंट में पैसे बनेंगे, और मैं इन्वेस्टमेंट में पूरा ध्यान लगाऊंगा शिद्दत से, 18 घंटे 20 घंटे दिन में इसमें काम करूंगा, then it's a different case. Absolutely. Then it's a different case, because हर फील्ड में आई फील जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, 1% लोग क्रेजी पैसे कमाते हैं, हाँ, 10% लोग कुछ पैसे कमाते हैं, 30% लोग ट्रेंड के हिसाब से कमाते हैं, बाकी लोग पैसे डुबाते हैं। बुड्ढू बात। तो और जो आपने तुम देख बताया लो था- आप कौन से परसेंट में आते हो। और जो आपने बताया था कि स्किल में पैसा लगाओ, मे बी दिस 1% ऑफ पीपल जो दिन रात इन्वेस्टमेंट करके करना चाहते हैं, दे आर बिल्डिंग दैट स्किल Yeah. टू मेक मोर मनी, एंड दे विल। Yeah. And if your skill is investments and actually finding out that leverage and getting that returns, do that. Yeah. That's the thing. Perfect. Thank you so much. Thank you It so was much, Raj. pleasure talking to you, Jain sir. Thank you so much, Raj. I think ऐसे it was- किसी ने बोला जैन साहब करके बोलते हैं। मुझे नहीं बोलते, बट मेरे डैड को बोलते हैं। That's why I wanted to say that. नहीं, it was pleasure and I always enjoyed watching you. So it was an honor कि आपके साथ बैठ के ये बात करने का मौका मिला, और जो हमारे थॉट्स है और फिलॉसफी है वो थोड़ी शेयर करने का मौका मिला। Thank you so much for doing this. I really hope कि लोग ये देखने के बाद अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। Yes. एंड क्योंकि ये न्यू ईयर है, तो अब न्यू ईयर में स्टार्ट विथ थिंकिंग अबाउट कि मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड इनफैक्ट किसी को अगर नहीं भी करना हो ना, तो एटलीस्ट उन्हें लिंक पे क्लिक करके क्विज ले लेनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या मुझे गलत लगता है, क्या सही लगता है, सो दैट नए साल में एक नई चीज़ सीखे। एंड दैट्स माई ऑब्जेक्टिव विद दिस। Done. Absolutely. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank you. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और बड़े गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, कमेंट में मुझे बताओ कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जिनको आप देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, एंड कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि हम उनसे पूछें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी ज़िंदगी में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इस पॉडकास्ट से उसे कुछ सीखने को मिलेगा, एंड वो इस पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन से अपनी लाइफ बेटर कर सकता है, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इज इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट।